Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 170। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 170 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 170 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में द स्टेट्स लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 170 टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर्टिकल 170 में इस बात पर चर्चा की गई है कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं की संरचना किस तरह की जा सकती है। देखिए, पिछले आर्टिकल 169 में हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और एबॉलिशन के बारे में, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 170 में लेजिस्लेटिव असेंबली के संरचना के बारे में कि लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है किस प्रकार संरचना उसकी की जा सकती है। आर्टिकल 170 क्लॉज फर्स्ट, subject to the provisions of Article 333, the Legislative Assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election from territorial constituencies in the state। आर्टिकल 333 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए हर एक राज्य की विधानसभा में राज्य के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। इसे आप आसान शब्दों में समझिए। पहले सबसे प्रथम बात है कि आर्टिकल 333 में कहा क्या गया है। 333 में यह कहा गया है कि किसी राज्य में अगर किसी एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई भी एंग्लो इंडियन का सदस्य नहीं है, तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को चुन सकती है। यह राज्यपाल का अधिकार है। और कोई भी अगर प्रतिनिधित्व नहीं है और ज़रूरी है एक एंग्लो इंडियन को चुनना, तो राज्यपाल अपनी मर्जी से चुन सकता है उस एंग्लो इंडियन को। तो यह राज्यपाल के पास अधिकार है आर्टिकल 333 के तहत। और यहाँ पर यह बात कही गई है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, जो हमारे द्वारा यानी हम जनता के द्वारा चुने जाते हैं जो एमएलएस राज्य में, तो वो जो सदस्य हैं वो जिस क्षेत्र अधिकार में अपना मतलब कि राज्य करते हैं, राज करते हैं, इस तरह से गवर्न करते हैं उस स्टेट, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को, जो एमएलए जो इसे हम चुनते हैं, वो जो क्षेत्र है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाती है। तो इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो संख्या होगी वो 500 से अधिक किसी राज्य में नहीं होगी और ना ही 60 से कम किसी राज्य में हो सकती है। अब देखिए, 500 से अधिक तो किसी राज्य में नहीं है, सबसे ज़्यादा यूपी में है, लेकिन 500 यूपी में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, इनकी संख्या 60 से कम है कुछ स्टेट्स में। देखिए, एक स्टेट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है गोवा, जहाँ जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 60 से कम है। बाकी के स्टेट्स के नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ जो 500 से अधिक नहीं होने चाहिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और 60 से कम नहीं होने चाहिए, इसमें टोटल इंक्लूडेड है, चाहे एंग्लो इंडियन हो चाहे कोई और हो, इसमें टोटल इंक्लूडेड है। ये टोटल मैं बता रहा हूँ कि इसमें 500 से अधिक कहीं नहीं हो सकता किसी भी हाल में, और ना ही 60 से कम हो सकता है। लेकिन कुछ स्टेट्स में 60 से कम है, जो एक स्टेट का मैंने गोवा नाम बता दिया। बाकी के स्टेट्स के नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको याद हो तो। आर्टिकल 170 क्लॉज सेकंड,
For the purposes of clause first, each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the state. क्लॉज फर्स्ट के प्रयोजनों के लिए यानी पर्पस के लिए प्रत्येक राज्य को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जनसंख्या और उसे विभाजित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे राज्य में जनसंख्या एक समान हो। देखिए, ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये एक स्पेस होता है जहां हम चुनते हैं एमएलए को गवर्न करने के लिए। अब उस स्पेस में क्या है कि कुछ जनसंख्या होती है। हो सकता है कि कोई स्पेस बहुत बड़ा हो, कोई इलाका बहुत बड़ा हो लेकिन वहाँ लोग कम रहते हों, और कोई इलाका बहुत छोटा हो लेकिन वहाँ लोग ज़्यादा रहते हों। तो इन्हें जो है, इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उनके स्पेस टेरिटरी के आधार पर नहीं, उनके जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। तो यह माना जाएगा कि इन्हें इस आधार पर विभाजित किया जाएगा कि हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जनसंख्या लगभग लगभग एक समान हो, जहाँ तक संभव हो सके एक समान हो। तो यही इसमें कहा गया है क्लॉज सेकंड में। एक्सप्लेनेशन: in this clause, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. Provided that the reference in this explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 2001 सेंसस। इस क्लॉज में एक्सप्रेशन पॉपुलेशन जो है का अर्थ पिछली लास्ट वाली जनगणना में सुनिश्चित की गई पॉपुलेशन से है जिसके रिलेवेंट आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हों। अब देखिए, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जनसंख्या का पता कैसे लगाएंगे। अब जनसंख्या का तो पता किस बेसिस पर बांटेंगे। अब मान लीजिए यूपी में कितनी जनसंख्या है और उसको किस तरीके से बांटा जाए, तो वह जनसंख्या कहाँ से ली जाएगी, पिछली जनसंख्या से। जो पिछला सेंसस आया है जनगणना का, तो वहाँ से वो ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि एक्सप्लेनेशन में पिछली लास्ट वाली जनगणना का संदर्भ जिसके रिलेवेंट आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, जब तक कि वर्ष 2026 के बाद ली गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक इसे 2001 की जनगणना के संदर्भ में के रूप में माना जाएगा। अब मान लीजिए कि अब हमें पॉपुलेशन का पता लगाना है कि अभी पॉपुलेशन कितना है, तो अभी किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे हम नहीं जा सकते। हमें जो संदर्भ लेना होगा वो 2001 के सेंसस का लेना होगा कि 2001 में यूपी में क्या पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितनी जनसंख्या थी। उस बिहाफ पर हमें जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जनसंख्या को बांटना होगा, ठीक है। और यह कब तक करना होगा, जब तक कि 2026 का सेंसस आ ना जाए। जब तक 2026 का की जनगणना जो है उसके आंकड़े ना आ जाए, तब तक हमें 2001 के सेंसस पर ही काम करना होगा। जैसे जैसे सेंसस आते रहेंगे वैसे वैसे काम हमें करना होगा, और 2026 के बाद अगली सेंसस का वेट करना होगा, नहीं तो हमें 2026 पे ही काम करना होगा, ठीक है। तो रेफरेंस जो है पिछली जनगणना का लेना होगा, यहाँ पर यह कहा गया है। देखिए, यहाँ पर मैं बार बार यूपी का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यूपी जो है पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है, तो इसलिए मैं बार बार यूपी का नाम ले रहा हूँ। Article 170, Clause 3. Upon the completion of each census, the total number of seats in the Legislative Assembly of each state and the division of each state into territorial constituencies
shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided that the such readjustment shall not affect representation in the Legislative Assembly until the dissolution of the then existing Assembly. प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजन ऐसे अथॉरिटी द्वारा और ऐसे तरीके से पुनः रीएडजस्ट किया जाएगा जैसा कि पार्लियामेंट कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है, बशर्ते कि इस तरह का रीएडजस्टमेंट एग्जिस्टिंग विधानसभा के डिसॉल्यूशन तक विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, हर जनगणना के बाद जो है हर राज्य में विधानसभा की जो सीटों की कुल संख्या होती है, कोई भी संख्या हो सकती है, जो भी सीटों की संख्या है, या फिर राज्य के जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनका जो क्षेत्रीय मतलब क्या क्षेत्र रहना चाहिए उनका, या फिर कुल संख्या एमएलएस का, या फिर नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी होनी चाहिए। क्षेत्रों में भी चेंज कर सकते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, लेकिन कुल संख्या में भी चेंज कर सकते हैं उनके कितनी संख्या होनी चाहिए। तो ये सब जो चेंज करना और विभाजन करना है ऐसे अथॉरिटी द्वारा किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा, जो पार्लियामेंट कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। लेकिन यह सब तब तक जो है प्रभाव नहीं डालेगा विधानसभा के रिप्रेजेंटेशन में जब तक डिसॉल्यूशन ना हो जाए। एग्जिस्टिंग विधानसभा को प्रभावी नहीं करेगा जब तक कि एग्जिस्टिंग जो विधानसभा है उसका डिसॉल्यूशन ना हो जाए, उसके बाद ही यह प्रभाव में आएगा। और यह डिसॉल्यूशन के बाद ही क्या प्रभाव में आएगा? मान लीजिए कि अब किसी एमएलए का क्षेत्र बढ़ा दिया और किसी एमएलए का क्षेत्र कम कर दिया, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम कर दी गई, तो ऐसे में तो यह काफ़ी भड़काऊ हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से जो है इसे जो है एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसॉल्यूशन के बाद ही किया जाता है। Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may by order specify, and until such readjustment takes effect, any election to the Legislative Assembly may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment। देखिए, ऐसा कोई भी रीएडजस्टमेंट जो है उस तारीख से प्रभावी होगा जिसे राष्ट्रपति जो है आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है, और जब तक ऐसा रीएडजस्टमेंट प्रभावी नहीं हो जाता तब तक विधानसभा के लिए कोई भी चुनाव ऐसे रीएडजस्टमेंट से पहले एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर किया जा सकता है जो पहले से चला आ रहा है। Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, it shall not be necessary to readjust. First, the total number of seats in the Legislative Assembly of each state as readjusted on the basis of the 1971 census, and second one is the division of such state into territorial constituencies as may be readjusted on the basis of the 2001 census under this clause। देखिए, जब तक वर्ष 2026 के बाद ली गई पहली जनगणना के रिलेवेंट आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक जो है इस आर्टिकल के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः रीएडजस्टमेंट प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या को पुनः रीएडजस्ट करना आवश्यक नहीं होगा, और ऐसे राज्य का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में विभाजन जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः रीएडजस्ट किया जा सकता है। देखिए, इस पैराग्राफ को हम बड़े ही आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। पहले हमें यह समझना होगा कि देखिए, किसी राज्य
में जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है एमएलएस की यानी संख्या कितनी होनी चाहिए, वो जो है 1971 के सेंसस के आधार पर लिया गया है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए एमएलएस की यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या। और दूसरी बात यहाँ पर जो है की गई है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए। क्षेत्र का जो है हिसाब किताब वो 2001 के सेंसस के आधार पर हम अभी तक लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक 2026 के सेंसस नहीं आ जाते तब तक जो है यही चलते रहेंगे। और 2000 जब 26 के आंकड़े आ जाएंगे जनगणना के, तो इन्हीं का रेफरेंस लिया जाएगा। 1971 का रेफरेंस लिया जाएगा जनसंख्या का, किसके रेफरेंस में कि संख्या कितनी होनी चाहिए एमएलए की और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। और जब बात की जाएगी क्षेत्र की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो 2001 का रेफरेंस लेकर के 2026 के बाद जो सेंसस आएगा उसको इंटर रिलेट करके तो हिसाब किताब लगाया जाएगा कि क्या क्षेत्र होना चाहिए। तो इसमें यही लिखा गया है। तो मतलब रेफरेंस लेना है कि कहाँ से कौन सा रेफरेंस ले, तो वहाँ एक जगह 1971 से रेफरेंस लेंगे जब कुल संख्या की बात आएगी, और जब क्षेत्र की बात आएगी तब 2001 के सेंसस का रेफरेंस लेके नए क्षेत्रों का निर्माण होगा। तो क्योंकि किसी का तो रेफरेंस लेना होगा ना, नई चीज़ों का, अगर नई चीज़ें बनानी है तो पुरानी चीज़ों का रेफरेंस लेना होगा। तो रेफरेंस कौन से सेंसस से लेंगे और किस बारे में ले रहे हैं इसका ध्यान रखा जाएगा। तो यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.